नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में मतदाता सूची को यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया है, उसमें इस अपडेशन के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर जरा से वक्त में किस तरह वोटर्स अपने दस्तावेज और अपने माँ बाप तक के यानी माता पिता तक के दस्तावेज जमा कर पाएंगे, उनका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो कैसे दे पाएंगे। इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार की साल 2003 की वोटर लिस्ट अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। यानी 2003 में यह वेरिफिकेशन हुआ था और उस दौरान जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के पास है उसको इन्होंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। चुनाव आयोग ने 4,96,00,000 यानी लगभग 5 करोड़ वोटर्स के नाम और उनका विवरण, उनका अता पता सब कुछ इस लिस्ट में है। यानी कुल वोटर्स में लगभग 60% के डिटेल अब सामने हैं, तो इन्हें अब कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करना पड़ेगा। उन्हें केवल वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ जो बीएलओ जो फॉर्म देके गया है उसको जमा करना होगा। चुनाव आयोग इसे मतदाताओं को बड़ी राहत बता रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 60% के डिटेल तो सामने हैं, जिन 40% के नामों पर अभी विचार होना है, आखिर उनका भविष्य क्या होगा। क्या इन बचे हुए 40% वोटर्स के जरिए ही कोई बड़ा खेल नहीं किया जा सकता है। हार और जीत में तो 1% का भी अंतर मायने रखता है। दोस्तों, दरअसल बिहार में इस बार हार का ही डर बीजेपी को सता रहा है, एनडीए को सता रहा है। विपक्ष का कहना है कि इसी वजह से सारी तिकड़में अपनाई जा रही हैं। कल तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में आयोजित गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, उसमें इस मुद्दे पर भी जनता को आगाह किया था कि आपकी जमीन के साथ आपके वोट भी छीने जा सकते हैं। कल का जो तेजस्वी यादव का भाषण है वो बहुत ही शानदार भाषण कहा जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वहां बहुत सारी बातें कही और साफ साफ उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका नाम लेकर कहा कि ये सारे लोगों ने देश के की आज़ादी में जान निछावर कर दिए, प्राण निछावर कर दिए, एकजुट होकर अपनी एकजुटता के नाम पर। और इसीलिए ये देश किसी एक के बाप का देश नहीं है। ये बात कल कह रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज, माफी चाहूंगा तेजस्वी यादव, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी चीज कि वोटर लिस्ट में नाम, और अगर नाम ये नहीं है तो फिर आखिर आप अपना नाम कैसे जुड़वाएंगे या नाम कैसे कटने से बचाएंगे, यह बड़ा सवाल है। चलिए उस पर भी हम आएंगे। तेजस्वी यादव की जो बाइट है थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है साउंड के हिसाब से, लेकिन फिर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, लेकिन आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। जब धरती एक है, एक ही हवा है, एक ही हवा में सब सांस लेते हैं, एक ही सूरज है, एक ही रंग का पानी है, फिर ये भेदभाव का क्या मतलब हुआ। जब प्रकृति एक है तो हमारी प्रवृत्ति अलग क्यों है। ये डरपोक नामर्द भाजपा इंसान, ये डरपोक नामर्द भाजपा इंसान, इंसान से इंसान को लड़ाते क्यों हो, ये मुद्दों से क्यों डरते हो। ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार से नहीं लड़ेंगे। ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात करेंगे। अपने बिहार की धरती से तो सुन रहे थे आप यहां पर, हालांकि बहुत ही खराब ऑडियो, फिर भी ये बात यहां पर रख रहे थे और बहुत ही शानदार भाषण कल दिया। वक्फ कानून की जो रैली थी उसके खिलाफ जो रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई थी, उस रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ आज भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कल की रैली पर पलटवार किया है, लेकिन फिर इसमें बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है।
पहले तो सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून के विरोध को संसद, संविधान और न्यायपालिका का अपमान बता दिया, लेकिन वो शायद भूल गए कि मोदी ने भी कृषि कानून वापस लिए थे। अगर तब कानून वापस लेना संसद का अपमान नहीं था तो अब कानून का विरोध करना अपमान कैसे हो सकता है। खैर, सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना है, उसे तोड़ना है। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बातें कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा प्रवक्ता। और यही नहीं रुके, बल्कि सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कह दिया कि यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। जी हां, समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है। आइए जरा सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यह सुनाना यहां जरूरी है ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। सुधांशु त्रिवेदी को सुनिए। के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए। तो भाजपा प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद कहा जाए। सोशल मीडिया में ये वर्ड, सोशल मीडिया को अपनी ढाल बनाते हुए यहां पर कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी समाजवादियों को नमाजवादी कह रहे हैं, लेकिन उनको जरा सोचना चाहिए कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। मोदी तो अक्सर ऐसे गंभीर विषयों पर चुप्पी साध लेते हैं, इसीलिए फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को ही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड कहा जाएगा। और ऐसे भी सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो उनका आधिकारिक यानी भाजपा का आधिकारिक स्टैंड यही कहा जाएगा। जिस तरह समाजवाद और नमाजवाद की तुकबंदी सुधांशु त्रिवेदी ने मिलाई है, क्या उसे नफरती भाषण की तरह नहीं समझा जाना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों, यह आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। लोकतंत्र में न समाजवाद पर किसी को आपत्ति करने का हक है और न किसी के नमाज पढ़ने, पूजा करने या अपनी मर्जी से धार्मिक स्थल पर जाने या न जाने पर कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन भाजपा ने जिस तरह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद कहा है, उसमें नमाज पढ़ने को गलत, गैर कानूनी, अनैतिक बताने की परोक्ष कोशिश भाजपा की तरफ से दिखाई दे रही है। और भाजपा के प्रवक्ता खुले तौर पर यह बात कह रहे हैं। नमाजवाद वैसे तो कोई शब्द नहीं है, ना ही हो सकता है, लेकिन जब हम प्रार्थनावाद, पूजावाद, हवनवाद, जपवाद नहीं कहते हैं तो फिर नमाजवाद कैसे कह सकते हैं? लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने इस अनर्गल शब्द के जरिए एक प्रार्थना पद्धति को अपमानित किया है जो सरासर गलत है। और इस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या वो भी इससे सहमत हैं। हालांकि बीजेपी इस पर शायद ही कुछ कहे, क्योंकि इस मुद्दे पर वो जितना बोलेगी उतना फंसेगी। इधर बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष अब भी सतर्क है और चुनाव आयोग की हर गतिविधि पर पैनी निगाह रखा है।
आज ही बिहार पहुंचे राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के फैसले पर कहा है कि बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग नए नए हथकंडे अपना रहा है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे कदम उठाने की क्या जरूरत है। गहलोत ने 25 दिनों के भीतर करीब 8 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची में संशोधन की तत्परता और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोग जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता को लेकर भ्रमित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र कहां से लाएं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। गहलोत ने यह भी कहा है कि यह काम विपक्ष को विश्वास में लिए बिना किया जा रहा है, यानी यहां साफ साफ विपक्ष को किनारे कर चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो गलत है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यह बात यहां अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत एयरपोर्ट पर, जब पटना एयरपोर्ट पर उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। दरअसल आज पटना में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक थी और आने वाले चुनाव में टिकटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा और उसके साथ साथ आगे की रणनीति, घोषणा पत्र में क्या लेना क्या नहीं लेना, इन तमाम मसलों पर आज एक गहन चिंतन बैठक हुई है पटना में। और उसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी सहित तमाम अलग अलग इंडिया गठबंधन के जो वहां के गठबंधन जो बिहार में चुनाव लड़ेंगे उसके नेता मौजूद थे और उस बीच ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, जरा सुन लीजिए। 4 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उस वक्त बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है कि पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ है ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस वक्त में करें। और ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। और जो जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है, हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये मैं कहना चाहूंगा। तो सुन रहे थे आप यहां साफ साफ अपनी बातें रखते हुए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। वहीं कल असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे थे असदुद्दीन ओवैसी ने। सवाल जो पूछे थे वो आपके सामने रखता हूं। सवाल में पहला सवाल कि 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची में क्या अवैध विदेशी प्रवासी शामिल थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब बिहार में 29 अक्टूबर 2024 से 6 जनवरी 2025 के बीच विशेष सारांश पुनरीक्षण हुआ, यानी जो वोटर लिस्ट का फिर से पुनरीक्षण किया गया, तो SRI यानी सर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरा सवाल कि पिछली बार SRI तब हुआ था जब चुनावों में समय था, इस बार सिर्फ 1 महीने में पूरी प्रक्रिया करने की मांग क्यों की जा रही है। 1 महीने नहीं बल्कि 25 दिन दिए गए हैं। BLO को प्रशिक्षण तक यानी ट्रेनिंग तक नहीं मिला है। BLO को असीमित अधिकार देने से मतदाताओं के अधिकारों और आजीविका दोनों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज दिखाने होंगे। 1987 से 2004 के बीच जन्मे नागरिकों से जन्म प्रमाण पत्र या उनके माता पिता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। 11 दस्तावेजों की सूची कैसे निर्धारित की गई। सीमांचल जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हजारों लोग अपने घर और दस्तावेज हर साल खो देते हैं। वहां के लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज कहां होने की क्या गारंटी है। ओवैसी ने पूछा है कि इन मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा क्यों नहीं की गई। उन्होंने यह भी पूछा है कि आपने 1987 को आधार वर्ष क्यों बनाया।
ये 38 साल पुराना है। चुनाव आयोग के पास क्या डाटा है? हमने औपचारिक रूप से पत्र भेजा है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जवाब देगा। यह बात यहां कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछे हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ यहां जवाब देना है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग क्या बिहार के चुनाव को लेकर ट्रांसपेरेंट है, यानी पारदर्शिता का परिचय देगा चुनाव आयोग? एक बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी और चुनाव आयोग बिहार से उठे इस विवाद को शांत कर पाएंगे, या इसमें उलझकर बीजेपी का और नुकसान होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बिहार से 2 साथी हैं, हेमंत कुमार जी हैं और फराज शाकिर जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। फिर सुनील शुक्ला जी हैं उधर प्रयागराज से हमारे साथ, और इधर दिल्ली से 2 साथी हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे पहले आना चाहता हूं शाकिब साहब आपके पास। शाकिब जी, जरा कल आप बता रहे थे कि वो बीएलओ आपके पास भी ले आया है फॉर्म। आज ये चुनाव आयोग ने 2003 के जो लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उसको वेबसाइट पे डाल दिया और कहना है कि इसका वेरिफिकेशन आप करवा लीजिए। लेकिन 40% ऐसे 4,96,00,000 मतदाताओं की लिस्ट उसमें है। ये गोलमाल कहां है, जरा ये समझाइए। और ये समझाइए जरा कि क्या ये मामला सिर्फ अल्पसंख्यकों तक ही सीमित हो रहा है, या दूसरे यानी वहां दलित, आदिवासी, वंचित समाज, ओबीसी, इन सब पे भी, अगड़े पिछड़े, यहां वहां के नागरिकों का मामला है, या सिर्फ और सिर्फ ये कुछ जगह, कुछ वोट बैंक, कुछ वोट का जो एक बड़ा सा जो एरिया है उसको कवर करने की कोशिश है? और तीसरी बात जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत नजदीक से आप लोग देख रहे हैं, फिर हेमंत जी के पास भी आऊंगा, कि क्या शाकिब जी जो बीएलओ हैं उनको वो ट्रेंड बीएलओ हैं, या आनन फानन में कोई स्कूल का टीचर, कोई किसी ऑफिस का कर्मचारी, किसी सरकारी दफ्तर का, वो है? कौन लोग हैं, जरा ये भी बताइए। देखिए, कुछ तो राजीव भाई, कुछ तो ट्रेंड बीएलओ है जिनका प्रशिक्षण बाकायदा सालों भर होता रहता है। और ये जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, नाम जोड़ने की, नाम हटाने की, नाम करेक्शन की, वो तो साल भर चलती रहती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये नया जो एसआईआर, जो जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का नाम दिया गया था, वो जब लॉन्च की गई, वो जब उसका जब नोटिफिकेशन आया 24 जून को चुनाव आयोग की तरफ से, और उसके बाद जिस तरह की शर्तें उसमें लगाई गई थी, उसको लेकर के लोगों में एक तो पहले बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति थी, और आज भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति। अभी आपकी डिबेट शुरू करने से 5 मिनट पहले हमारे पास एक सज्जन आए हैं और उन्होंने कहा है कि एनआरसी हो रही है। क्या उनको एक परसेप्शन बन चुका है कि बिहार में चुनाव आयोग एनआरसी करवा रहा है। दूसरा, एक जो मैंने आपको कल भी कहा था कि जाति प्रमाण पत्र चुनाव आयोग कभी भी जाति प्रमाण पत्र को डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब जाति प्रमाण पत्र कभी भी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कहीं भी नहीं मांगता है, क्योंकि चुनाव आयोग को डेट ऑफ बर्थ में उसको मेनली 18 वर्ष की आयु का प्रूफ प्रमाण चाहिए होता है। और उसके बाद आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस रंग के हैं, किस नस्ल के हैं, उससे चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं होता है। आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण यही है कि आप जो है, आप उसका एक कोई दस्तावेज दें और अपनी जन्मतिथि को जो है वेरीफाई करने के लिए कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दें, जो आपकी जो नॉर्मली मैं कहता हूं पैन इंडिया, इस बात को मैं कहता हूं कि नॉर्मली हमारे आप जैसे लोग जो 90s के भी हैं, 10th की मार्कशीट हमारे लिए, हमने जब भी 10th की मार्कशीट होने के बाद वो हमारा डेट ऑफ बर्थ का वो औपचारिक डॉक्यूमेंट जो है 10th की मार्कशीट है, बोर्ड की 10th बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है, उसको ही लेकर के फिर हम लोगों ने कहीं भी जब भी डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन हुई, इवन पासपोर्ट के लिए भी, आधार के लिए, पैन कार्ड के लिए, जो एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है डेट ऑफ बर्थ का, वो 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट होता है। अब ये नया जन प्रमाण पत्र वाला ये लेकर के आए हैं। जन प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है, कल मैंने आपको बताया था राजीव भाई। और आज भी अब ये खबर आई है कि बीएलओ 2003 का वाली जो मतदाता सूची है उसको लेकर के आपके घर पर जाएंगे और आपका नाम उसमें टैली किया जाएगा। अगर आपका नाम है तो इट्स ओके, और नहीं है तो देखिए, ये असल में अब ये 2003 पर क्यों आए हैं, क्योंकि 20 सालों से एनडीए की सरकार है बिहार में।
एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग बिहार में पिछले 20 सालों में पैदा हुआ है राजीव भाई, जिसने लालू यादव के उस कथित जंगल राज को नहीं देखा है या उसको याद नहीं है जी। और इनके पास चुनाव में जंगल राज के अलावा कुछ बचता नहीं है कि ये जंगल राज था, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लालू जी आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा। तो वो जो नया जनरेशन, नई जो पीढ़ी खड़ी हुई है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो सेकंड टाइम वोटर है, उसको ये लगता है कि ये, और जिस तरह से तेजस्वी का गेस्चर और पोस्टर अभी आपको दिखाई देता है चुनावी रैलियों में, वो जिस तरह से यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करे। आज तेजस्वी यादव जमुई में थे और जमुई में उन्होंने युवाओं के बीच में ये ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद युवा आयोग का गठन किया जाएगा। तो ये सब चीजें जो अपील कर रही हैं नए जनरेशन को, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर है। अब हर कोई तो पुलवामा का फर्स्ट टाइम वोटर होता नहीं है कि मोदी जी के नाम पे कह दे कि भाई आप पुलवामा के नाम पे हमको वोट दे सकते हैं क्या, तो ये तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और वो बड़े अपील कर रही है यूथ के बीच में। तो असल में उनको अब असल में वही तबका टारगेट पर आ गया है कि ये जो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम का वोटर है, इसको डिस्क्रेडिट कर दो या इसको अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये जो नई पीढ़ी का जो वोटर पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, धर्म का है, जाति का है, समाज का, इवन सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, मुसलमान हो, जो भी हो, एक बड़े युवा वर्ग की लामबंदी तेजस्वी यादव के पीछे हो रही है। और आप देखेंगे कि पोल ट्रैकर्स जो अभी उसने पोल ट्रैकर ने पोल किया था, तो उसमें युवाओं की पहली पसंद में एक बड़े मार्जिन से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच का अंतर दिखाया गया था। और उसके बाद फिर कहीं जाकर के प्रशांत किशोर और फिर उसके बाद चिराग पासवान वो जो भी थे। तो अब जाकर के इतना कंफ्यूजन चुनाव आयोग ने बिहार में क्रिएट कर दिया है कि लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इवन जो बीएलओ है वो भी कन्विंस करने में, वो भी समझाने में, वो भी जो क्वेरीज है, एक वोटर की क्वेरी जो होती है, जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने में वो असमर्थ है। मुझे यही लगता है अभी, और इस तरह से तेजस्वी यादव हो या जो बिहार में महागठबंधन है, अगर वो सड़कों पर नहीं निकलेगा, इसके खिलाफ अगर एक व्यापक आंदोलन खड़ा नहीं होता है, तो शायद इस बार जो तेजस्वी यादव की सरकार बनने की जो एक उम्मीद जगी है तेजस्वी यादव को, वो फिर पूरी नहीं होगी। और एक बार अगर भाजपा सरकार में आ जाएगी तो फिर हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बनते हुए देखेंगे बिहार को। और हमारे पास खबरें आएंगी कि किसी थाने में दरोगा ने किसी महिला को थप्पड़ जड़ दिया और किसी विधायक प्रतिनिधि ने किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर दिया। इस तरह की खबरें बिहार में आम हो जाएंगी। मस्जिद मदरसे टारगेट हो जाएंगे कि जिन मदरसों के पेपर नहीं होंगे, जिन मस्जिदों को वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाएगा, उन पर आप कभी भी बुलडोजर रात को लाके चला देंगे, दिल्ली में जैसे अभी हो रहा है। ये बताइए शाकिब जी, ये बताइए कि कल जो रैली हुई है, क्यों, चूंकि आज भाजपा के, अभी आपने सुना भी, भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की बात आपने सुनी, जिसमें वो समाजवादी नहीं नमाजवादी कह रहे हैं समाजवादियों को, और इसका टारगेट है किसी की प्रार्थना पर टारगेट, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। गालियां हैं तो क्या आप गालियों का इस्तेमाल करने लगेंगे? ये तो होना नहीं चाहिए। खैर, इस पे अपनी बात में रख चुका हूं। आपसे समझना चाहता हूं कि इस रैली के बाद आखिर क्या कुछ दिखाई दे रहा है, इस रैली का कितना असर दिखाई दे रहा है बिहार में, खासकर वक्फ को लेकर, क्योंकि आने वाले सप्ताह में हम ये देख सकते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ जो याचिकाएं लगी हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कोई फैसला आ जाए। उससे पहले एक महारैली कल हुई पटना के गांधी मैदान में, जिस पर हम लोगों ने कल शाम को इसी प्रोग्राम में बहुत सारी चर्चा की थी, आपने भी बहुत सारी बातें बताई। लेकिन उसके बाद आखिर क्या कुछ हुआ कि भाजपा को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? को ये लग रहा है कि कल चूंकि मुसलमानों की एक रैली थी, बड़ा हुजूम था गांधी मैदान में मुसलमानों का, तो इसलिए भाजपा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कि ये एक अच्छा मौका है। तीतर के हाथ बटेर लग जाने वाली कहावत हम लोग सुनते हैं कि इस बहाने कम से कम पोलराइजेशन किया जाए सोसाइटी में, जो अब तक उनको नहीं समझ में आ रहा है कि बिहार में किसी तरह का ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में वो कामयाब हो रहे हैं। तो चूंकि कल ये मुसलमानों की रैली थी, इमारत शरिया के बैनर से वो रैली हुई थी, तो इसलिए आज वोटर्स को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखो ये फिर वही गजवाए हिंद और ये जो 2 रुपए लीड ट्रोल वाली वो भाषा बोलते हैं ये लोग। और ये नमाजवाद, ये सुधांशु त्रिवेदी ने आज पहली बार नमाजवाद का, या किसी भाजपा के नेता ने आज पहली बार जो है नमाजवाद के शब्द का प्रयोग नहीं किया था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए तो ये लोग हमेशा कहते रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है और जनता भी जानती है कि ये लोग इसी तरह की बातें करेंगे आप सोसाइटी को। और देखिए अब वो पूछ रहे हैं कि सऊदी अरब की तरह और ईरान की तरह शरिया लॉ लाना चाहते हैं। उसके बाद दिल्ली में गौरव भाटिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की बकवास कर रहे हैं। तो उनके पास अब इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। और कल की जो रैली हुई है उसका एक बड़ा इंपैक्ट ये है राजीव भाई की अब भी कुछ लोगों को ये उम्मीद थी, जो
जो इनके जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, जिनको हम बता सकते हैं, मतलब आउटसाइडर मान सकते हैं, मतलब आउटसाइडर एलआई पार्टनर के तौर पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या जो दूसरी पार्टियां हो, वो उनके पास जो थोड़ा बहुत वोट जाने का, उनको लग रहा था कि हम थोड़ा बहुत मुसलमानों का वोट ले लेंगे अगर हम कहीं पर मुसलमान उम्मीदवार उतार देते हैं, चाहे वो दूसरी दीगर कोई भी पार्टी हो। अभी शिवदीप लांडे की एक पार्टी है हिंद सेना करके, उन्होंने भी जो है वो बता दिया है कि हम उतारेंगे उम्मीदवार। अभी कल वंचित विकास इंसान पार्टी करके एक वीवीआईपी पार्टी लॉन्च हुई है बिहार में। प्रवीण निषाद करके कोई नेता है, उन्होंने लॉन्च किया है। वो भी कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो थोड़े बहुत टूट की संभावना बन सकती थी मुस्लिम वोटों में, वो कल की रैली के बाद वो एकदम सॉलिड, आप कह सकते हैं सीमेंटेड हो गया है महागठबंधन के फेवर में। और मुसलमानों को लगने लगा है ये बात कि हमको अगर एनडीए अलायंस को रोकना है तो हमारे पास जो एनडीए अलायंस के सामने जो एक बड़ा मजबूत काउंटर है वो महागठबंधन की शक्ल में ही है। हम दूसरे किसी नए एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे तो नुकसान मेरा होगा जी। अगर हम अब टाइम एक्सपेरिमेंट का है नहीं। ये जो माहौल पिछले 10-11 सालों में बना है वो एक आज आप देखेंगे, एक जो पढ़ा लिखा मुसलमान, एक गरीब मुसलमान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो इनसिक्योर फील करता है। मैं आपको अपने घर की बात बता रहा हूं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, डॉक्टर हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं। वो ट्रैवल करके जाते हैं 50 किलोमीटर दूर रोज नौकरी करने के लिए। हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, कभी रात को लौटना पड़ता है, कभी बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है ओपीडी के हिसाब से। मुझे ये लगता है कि कब कहां पर भाई की लिंचिंग हो जाएगी, कोई दाढ़ी पकड़ के नोच देगा। भाजपा की सरकार आने के बाद, अभी तक तो कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद हो सकता है कि कोई पकड़ ले कहीं पर और मुल्ला मौलवी कुछ भी कह सकता है। तो ये एक सोसाइटी के अंदर में ये एक पैन जो आप समझ सकते हैं कि एक जो इनसिक्योरिटी का जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। और अपना खुद को लेकर के भी और अपने घर को, अपने मदरसों को, अपने मसाजिदों को लेकर के भी जो है कि कब हमारे ऊपर कोई एफआईआर होगी, सरकार की तरफ से कोई एफआईआर होगी और अगले दिन हमारे घर पे बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा कि ये अवैध है। जबकि हम बाकायदा बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, पानी का बिल जमा है, हम घर का टैक्स जमा कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का जो रसीद होता है वो कटवा रहे हैं नियमित रूप से, और उसको अवैध घोषित करके एक दिन के नोटिस पे बुलडोजर से घर गिरा दिया जाएगा। हम सैकड़ों मिसालें हम पूरे देश में इसकी देख रहे हैं। ये तमाम बातें एकदम जो ग्राउंड लेवल पर मुसलमानों की जो लोकेलिटी है वहां तक ये चीजें हैं। तो उनको लग रहा है कि किसी भी हाल में एक डर का आलम है। देखिए और एक बड़ा एक और ये चीजें इसलिए भी और ज्यादा सोसाइटी में जो है पेनिट्रेट हो रही हैं क्योंकि अब लोगों को यह भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक भाजपा आरएसएस अपना एजेंडा लागू नहीं कर पा रही थी, और अब चूंकि भाजपा के लोगों ने पूरी तरह से साम दाम दंड भेद करके नीतीश जी को जो है राजनीतिक रूप से ठिकाने लगाने की जो है चौसर बिछानी शुरू कर दी है, तो अब लोगों को भी यह लगने लगा है कि एनडीए की बहुमत आने पर नीतीश जी मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं। और नीतीश जी का मुख्यमंत्री नहीं होना भी एक बड़ा कारण है इस डर का। अब तक नीतीश जी थे तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उस तरह से खुले रूप से आप बिहार में नहीं देख पा रहे थे 20 सालों से भाजपा के साथ सहयोगी सरकार चलाने के बावजूद भी। लेकिन चूंकि अब नीतीश जी को इन लोगों ने ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू कर दी है, ये बात एकदम बच्चा। लेकिन ये बताइए शाकिब जी ये बताइए कि नीतीश जी को ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू कर दी है भाजपा ने, तो अल्पसंख्यकों ने ये नहीं सोचा कि इस बार हम नीतीश जी को ठिकाने लगा देंगे? नहीं, देखिए नीतीश जी को अब अल्पसंख्यकों को लग रहा है कि नीतीश जी को अब खुद वही ठिकाने लगा रहे हैं। और अब तक देखिए बार बार नीतीश जी ने धोखा दिया है मुसलमानों को। पिछले 11 सालों में जब भी मोदी सरकार एंटी मुस्लिम कोई बिल लेकर के आई है उसके समर्थन में, और सिर्फ मैं एंटी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, जनता के खिलाफ जो भी बिल सरकार लेकर के आई है, नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड ने उसका समर्थन किया है। मैं सिर्फ आपको एनआरसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीएए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राम मंदिर आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वक्फ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डेमोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूं। राजीव भाई, डेमोनेटाइजेशन पर नीतीश कुमार की पार्टी ने जो है सरकार का सहयोग किया है, जीएसटी पर सरकार का सहयोग किया है, जो अग्निवीर पर सरकार का सहयोग किया है, किसान वक्फ पे किया नहीं। मैं राजीव भाई, मैं मुसलमानों से हटा के एक आम जनता की मैं बात करूं। किसान कृषि बिल लेकर के आई सरकार, जनता दल यूनाइटेड का सहयोग मिला। तो ये तमाम चीजें जो एक जनता के खिलाफ जो चीजें हैं, भाजपा दमनकारी सत्ता जो भाजपा की है वो संसद में बहुमत का ये लेकर के लाती है बिल, और नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो कथित रूप से समाजवादी और सेकुलर मानी जाती है, और आप जो है कुछ भी नहीं बोलते हैं।
अग्निवीर पे सैकड़ों लोग जो है सड़कों पे निकलते हैं, नौजवानों का भविष्य काला दिखाई देता है, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप समर्थन करते हैं, नोटबंदी का समर्थन करते हैं, जीएसटी का समर्थन करते हैं, तो ऐसी तमाम चीजें 370 का समर्थन आपने किया। उसके बाद आप देख लीजिए मणिपुर में 2 सालों से मणिपुर जल रहा है, नीतीश कुमार की पार्टी का कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक स्टैंड जो नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आए हो, उनके कोई प्रवक्ता कोई एक स्टेटमेंट देते हो मणिपुर के लिए कि मणिपुर में जो ये होम सिविल वॉर की स्थिति 2 सालों से बनी हुई है उस पर जो है भाजपा को रोक लगानी चाहिए, कोई ऐसा। तो जनता को ये बातें समझ में आने लगी है कि ये पॉलिश्ड है, इनकी अपनी कोई वैचारिकी अब बची नहीं है, और जनता दल यूनाइटेड अब पूरी तरह से संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह और इनके कब्जे में है। आपने देखा होगा कल एक वीडियो वायरल हुआ था, और ये एक बड़ी पॉलिटिकल डिकोडिंग लगती है मुझे कि कल विजय चौधरी के साथ बापू सभागार में नियुक्ति पत्र बांट रहे थे नीतीश कुमार। विजय चौधरी प्रो बीजेपी माने जाते हैं, उनको किनारे करके विजेंद्र यादव को सामने लाया गया। बिल्कुल, विजेंद्र यादव राजद के हिमायती माने जाते हैं और एक समाजवादी, वास्तव में विजेंद्र यादव समाजवादी व्यक्ति है, बहुत ही अच्छे आदमी है, कभी भी किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं रहा है पूरी पॉलिटिकल करियर में, ना वो कभी भी किसी तरह की आक्रामकता का वो जो है उस तरह से वो किस्म से कोई बयान देते हैं। विजेंद्र यादव आमतौर पर बहुत सज्जन, बहुत सभ्य और बहुत शालीन व्यक्ति जदयू में माने जाते हैं। उनको सामने ला करके नीतीश कुमार जी ने उनसे नियुक्ति पत्र बंटवाया है। इसको लेकर के भी एक बड़ा मैसेज लोगों को समझने की कोशिश हो रही है कि क्या ये जो एसआईआर जो चुनाव, और आपको मैं एक और बात बता देता हूं, जदयू के अंदर भी अब इस चुनाव आयोग का जो ये नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के 2 फाड़ की स्थिति बनी हुई है। इनके साथ सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है, ये बोल भी नहीं पा रहे हैं और खामोश भी रहना इनकी मजबूरी है। हालांकि इनको लग रहा है कि ये टारगेट ऑब्वियसली महादलित वोटर्स भी इसके टारगेट पे है, अति पिछड़े वोटर इनके इस पूरे एक्सरसाइज के निशाने पर आएंगे। जो नीतीश जी की कुल जमा पूंजी है, महादलित वोटर्स और अति पिछड़े वोटर्स, उनका एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होता है। तो वो जनता दल यूनाइटेड के लोगों के अंदर भी एक बहुत असहजता का भाव है, लेकिन वो खुल करके कह नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, शाकिब जी बने रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ जानकारी आप दे रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश बाबू भाजपा में हो गए हैं ये कह सकते हैं, क्योंकि हर पग पे, हर डग पे अगर आप मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि आप मोदी में हो गए हैं। सरकार तो आप ही चला रहे हैं भाई, आप अपने सांसदों का समर्थन दिए हुए हैं, इसलिए मोदी जी वहां टिके हुए हैं। आज समर्थन खींच लें तो मोदी जी गिर जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सा गणित है, यहां कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। एक बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, इन दोनों के भरोसे नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। लेकिन हेमंत जी, क्या आपको भी बीएलओ वो फॉर्म दे के गया? फॉर्म मिल गया है भरने के लिए हेमंत जी? नहीं, मुझे तो अभी फॉर्म नहीं मिला है, लेकिन जो मेरी चिंता है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि इस देश में वोट देने का अधिकार अब वो कुलीन लोगों के पास रह जाएगा, जो आज़ादी से पहले हुआ करता था कि जो एलीट सोसाइटी का होता था और उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार होता था। तो ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। आप याद करें जब वो बाबा साहब को, कि जब वो संविधान लागू हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम आर्थिक समानता तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक समानता जिसमें सबको एक वोट देने का अधिकार, एक समान अधिकार हम दे रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि जो चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, यह निर्णय पूरी तरह से उस परिकल्पना के खिलाफ है कि हम सबको एक वोट का अधिकार दे रहे हैं। यह जिस तरह से ये कागज मांग रहे हैं, तो अभी तो समझिए कि बिहार का जो बिहार की जो मतदाता सूची है वो तो खत्म है, उसको तो नल एंड वाइड कर दिया गया कि अब ये नए सिरे से मतदाता सूची बननी है। अब नए सिरे से मतदाता सूची बननी है, उसे बहुत छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे तो मंशा समझ में आ जाएगी। एक तो ये जो चुनाव आयोग का जो नोटिफिकेशन है उसमें इसके क्यों करवा रहे हैं सघन मतदाता पुनरीक्षण, तो उसके पीछे तर्क क्या दिया गया है कि बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है और जो डेटा है वो अपडेट नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि ये विदेशी घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया है। अब बताइए कि ये अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उस समय इनको ये सब चीज़ याद नहीं आई थी कि यहाँ विदेशी घुसपैठिए भी वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हुए हैं, ये और उसमें अपडेट नहीं हुआ है। नहीं हेमंत जी इसी में और जोड़ दीजिए ना
कि पिछले 20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और क्या उन विदेशियों के वोट से बैठे हुए हैं? क्या अभी भी भाजपा सत्ता में, क्या अभी भी भाजपा वहां सत्ता में भागीदार है? उन विदेशी मतदाताओं के भरोसे या उनके वोट से भागीदार है सत्ता में? छोड़ दे, कुर्सी से हट, अभी भी हट जाए। सबसे बड़ा सवाल राजीव जी ये है कि अगर चुनाव आयोग यह बात कह रहा है तो चुनाव आयोग तो बिहार सरकार के सब ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि इनके 20 साल में से रहते हुए भी यहाँ पर घुसपैठियों ने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया। तो इनके गवर्नेंस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है इससे जरिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक तो ये कारण ये बता रहे हैं, अब उसमें इनको इलेक्शन सामने है और जो राजनीतिक पार्टियों के साथ इन्होंने जब मीटिंग की थी, जो चुनाव आयोग अमूमन करता है कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, तो उसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि हम ऐसा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। जिन 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई थी उस मीटिंग में, उसमें ये बिंदु नहीं था कि ये मतदाता सूची नए सिरे से बनाई जाएगी। इस पर कोई चर्चा पॉलिटिकल पार्टियों से नहीं हुई थी। तो आप क्या छिपाना चाहते थे? इतना बड़ा फैसला लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो उसमें जो शर्तें हैं, उसमें एक शर्त सबसे पहले मैं रखना चाहता हूं, उस पर गौर कर लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगी कि जो जिसका भी वेरिफिकेशन होना है, मतदाता का, वोटर का जो वेरिफिकेशन होना है, उसमें है कि बीएलओ आपके घर पर, आपके निवास स्थान पर 3 बार जाएगा। अगर 3 बार में 1 बार भी आप नहीं मिलेंगे तो आपका वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दिया जाएगा या वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं जाएगा। अब बताइए कि बिहार के या किसी भी इस देश में बहुत सारे लोग 6 महीने के लिए, साल भर के लिए अपने निवास स्थान से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, और उसमें खास करके ऐसे लोग होते हैं जो मजदूरी करने जाते हैं, जो मौसमी वर्कर होते हैं, इस तरह के लोग। और ये स्वाभाविक रूप से दलित, पिछड़े, आदिवासी समुदाय से अधिकतर लोग इसी समुदाय से आते हैं। अब बताइए कि कोई आदमी पटना या दिल्ली में रह रहा है और उसका वोटर लिस्ट जो है उसके गांव में है, वो अपने गांव में वोट डालने जाता है। अमूमन ये प्रैक्टिस होता है, जैसे दिल्ली में भी जो लोग रहते हैं वो चुनाव के समय आते हैं बिहार वोट डालिए। और ये कानून सब कोई गलत बात नहीं है कि आप कहीं भी देश में एक जगह वोटर हो सकते हैं। अगर आपके घर पर बीएलओ 3 बार जाता है और उसके बाद वो कहता है कि ये नहीं मिले, तो आप स्वाभाविक पहले तो वहीं आप निकल जाइएगा, उसके बाद तो आपकी कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अब उसके बाद जो बाकी शर्तें जो लगाई गई है कि 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं, 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आपको कोई पहचान पत्र अलग से देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोटर लिस्ट का वो हिस्सा अटैच करना है उसमें प्रमाण के तौर पर। एक तो ये बात चल गई। लेकिन अगर उसमें भी अगर नाम में किसी तरह की त्रुटि है तो आपको अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर 1987 के बाद से लेकर के 2004 के पहले तक जो लोग पैदा हुए हैं, उनके बारे में जो क्राइटेरिया है कि अपने माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हेमंत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर तमाम चीज़ें, उन मसलों पे यहाँ बात कर रहे हैं हेमंत जी। और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। बिहार, प्रशांत टंडन जी, बिहार एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक कह सकते हैं माइलस्टोन हो सकता है आने वाले चुनावों को लेकर। आप याद कीजिए सैटरडे को श्रवण गर्ग साहब एक बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, उनकी बात को याद कर रहा हूं अभी। ये कह रहे थे कि बिहार का ही चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी को किसी भी हाल में जीत चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, पुदुचेरी है, असम है, असम को छोड़ दे तो बाकी राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये साफ साफ है। और ऐसे में अगर बिहार पे बीजेपी बिहार में न जीतेगी तो फिर 5 उधर और 1 ये 6 राज्यों में बीजेपी की हार। लेकिन उससे पहले यहां बिहार एनी हाउ जीतना है। जो पिछले 4 में से 3 चुनाव जीतकर बीजेपी अभी बैठी हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली 3 में जीत हुई और झारखंड में नहीं जीत पाई बीजेपी, घुसपैठियों का जिक्र कर करके भी। इसीलिए बिहार चाहिए और इसीलिए यहां
वो अपनी तिकड़ में तो चाहिए, ठीक है कर रही है, जो भी करे सियासी तौर पे वो उसका टेक है, लेकिन यहां चुनाव आयोग जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? जो बात शाकिब कह रहे थे, जो बात हेमंत जी कह रहे हैं, अब इस बात को थोड़ा आगे हम लोग और बढ़ाते हैं, इस पर थोड़ा और गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है प्रशांत जी, कि चुनाव आयोग को ये मात्र 25 दिन जो अपने खाते में चुनाव आयोग ने रखा है, जिससे 40% मतदाताओं का वेरिफिकेशन, इंटेंसिव वेरिफिकेशन करना है, ये आखिर क्यों, अभी क्यों? करना था तो 2024 के चुनाव के बाद कर लेते, तुरंत करना था तो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत कर लेते, करना था तो उससे पहले कर लेते, करना था तो इस चुनाव के बाद कर लेते, आखिर अभी क्यों? ये सवाल बार बार पूछे जाएंगे प्रशांत जी। जी जी, देखिए, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है और जो संविधान में समाजवाद को लेकर जो विवाद है, ये दोनों बातें एक तरफ इशारा कर रही हैं कि किस तरीके से मनुवाद जो है वो किसने सिस्टमैटिक ढंग से अप्लाई किया जा रहा है। और ये बात अब आप देखिए कि लगता मेरा लाइन कटा हुआ है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। प्रशांत जी की आवाज चली गई, जरा स्क्रीन पर ले आए हमारे तमाम साथियों को। प्रशांत जी की आवाज चली गई है। और सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील जी, बारिश हो रही है, मैं समझ रहा हूं दिल्ली एनसीआर और देश भर में मानसून जो है वो बिल्कुल छा चुका है चारों तरफ। अच्छा, प्रशांत जी भी आ गए। जी प्रशांत जी प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं सुनील जी आपके पास आता हूं। बहुत सिस्टमैटिक ढंग से मनुवाद को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसा अभी कह रहे थे कि कितने सिस्टमैटिक ढंग से आप जो डॉक्टर अंबेडकर ने जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में जो भारत का संविधान राजनीतिक अधिकार देता है देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को कि वो अपनी सरकार चुने, उस अधिकार से वंचित करने का काम हो रहा है। आप सोचिए 1987 की जो कट ऑफ डेट है, उस डेट तक जो लोग हैं वो 38 साल के हैं। वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर 8 बार मतदान दे चुके हैं। अब आप उनका रिव्यू करोगे। जो पिछले 10 इलेक्शन में मतदान कर चुका है, हेमंत जी कितने चुनाव में मतदान कर चुके होंगे, साकिब कितने चुनाव में मतदान कर चुके होंगे, अब आप उनको रिव्यू करोगे कि ये मतदान के काबिल है कि नहीं है। और इतना जटिल बना दिया है कि पासपोर्ट बनवाना आसान है, बैंक अकाउंट खोलना आसान है, तमाम और जगह पे अप्लाई करना आसान है, और मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना, जो कि सबसे बेसिक चीज है, वो इतना मुश्किल कर दिया गया है। घुसपैठिया की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, उसको आप यहां से फिल्टर नहीं कर सकते। और ये इलेक्शन कमीशन का काम भी नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना कि नागरिक कौन नहीं है। जो भी नागरिक है और 18 साल से ऊपर वो वोटिंग लिस्ट में होगा। तो राजनीतिक अधिकार से वंचित करने का काम हो रहा है। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आएंगे, इसमें सारे वंचित समाज के लोग आएंगे। जो भी अशिक्षित है, जो भी गरीब है, जो कामगार है, वो सब उसके का दायरे में आएंगे। जो मध्य वर्ग में है, जो शिक्षित है कई पीढ़ियों से, वो बच जाएंगे। तो ये एक तरीके से जो है वो मताधिकार से वंचित करने का, लगभग आधे बिहार को मताधिकार से वंचित करने का काम चल रहा है। और यही मनुवाद है। दूसरा, समाजवाद को लेकर, समाजवाद में जरा आगे भी आपने हिमांशु जी को सुनाया था जी, और सुधांशु त्रिवेदी को जरा उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की लाइन पढ़ता हूं। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी।
तो ये तो समाजवाद को, भारत के संविधान के समाजवाद को इंडोर्स कर रही बीजेपी। तो ये है इनके दिखाने के दांत। खाने के दांत वो हैं जो सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं या जो दूसरे लोग बोल रहे हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद, भारत के संविधान का जो समाजवाद है वो कैसे लागू हो रहा है? मनरेगा समाजवाद है। वंचित समाज को आरक्षण देना, SC ST OBC को, ये समाजवाद है। फ्री सरकारी अस्पताल में इलाज, वो समाजवाद है। सरकारी स्कूल समाजवाद है जी। जो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो समाजवाद है। राइट टू फूड समाजवाद है। ये सब चीजें बंद करना चाहते हैं। ये वो चाहते हैं कि जिसके पास पैसा हो वो अपना इलाज करा ले प्राइवेट में, जिसके पास पैसा नहीं है वो मरे। जिसके पास पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का पैसा हो वो अपने बच्चों को पढ़ाए और बाकी लोग अशिक्षित रहें। ये 21st सेंचुरी का पिघला हुआ शीशा डालने का काम हो रहा है। इस तरीके से मनुवाद को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बिहार में इसके प्रति बहुत ही बड़ा प्रतिरोध पैदा होगा और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए ये जो पूरी मुहिम है वो पॉलिटिकली बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं, फिर हेमंत जी आपके पास आऊंगा। थोड़ा सा हेमंत जी आपको रोकना चाहता हूं। सुनील जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर समाजवाद, नमाजवाद, यहां तक तो बीजेपी आ गई, बीजेपी के प्रवक्ता ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर घबराई क्यों है बीजेपी? ये भी समझना जरूरी है। बिहार को लेकर क्यों घबराहट है इतनी बीजेपी में? कल वक्फ कानून के खिलाफ रैली होती है और आज समाजवाद, नमाजवाद कह देती है बीजेपी। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अभी तक चुनाव आयोग 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987 से पहले, 1 जुलाई 1987, 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक, फिर 2 दिसंबर 2004 से अभी तक, ये सारे आंकड़े, और कहां पर माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, कहां सिर्फ माता पिता में से किसी एक का चाहिए, कहां दोनों का चाहिए, ये सारी बातें सामने रख चुका है। लेकिन ये तब जब सामने चुनाव है। और बिहार में आप जानते हैं कि इस वक्त जब हम लोग मानसून की चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे 2 साथी, इसी बारिश के कारण होता क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब हो जाती है, टूट जाती है। और वैसे में सीमांचल का एरिया, गंगा, गंडक, कोसी सब बाढ़ से लबालब होते हैं, और कोसी तो ऐसे ही पूरा का पूरा सीमांचल डूब जाता है। ये सब जानते हैं जो बिहार के वासी हैं। ऐसे में कर क्या रहा चुनाव आयोग, और आखिर क्यों, और क्यों घबराई हुई है भाजपा बिहार से? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार में घबराने के लिए कोई बहुत शोध करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन कारणों से चुनाव जीतने का प्रयास करती है उसके कोई भी हथियार बिहार में काम नहीं कर रहे हैं। पहला उसका हथियार होता है ध्रुवीकरण, जो बिहार में जब से बिहार राज्य अस्तित्व में है और जब से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही तब से वो कामयाब नहीं हो पाए, और आज तक एक मजबूत लीडरशिप, एक संगठन, मजबूत संगठन नहीं पैदा कर पाए हो। तरीका क्यों नहीं है? ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसको बिहार राज्य के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा उनका नारा रहता है छद्म राष्ट्रवाद, वो भी नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे लोग चाहते हैं कि अगर आप सरकार में हैं तो आप काम करते हुए दिखाई पड़िए। काम तो करते हुए नहीं, आप उस सरकार के कामकाज पे कोई आप बहस नहीं करेंगे, वो भी आपका हथियार काम नहीं कर रहा है। और ये 2 प्रमुख हथियार हैं उनके, जिसकी वजह से वो किसी भी राज्य में घुसने का प्रयास करते हैं। बिहार राज्य के लोगों ने कभी इन दोनों तरीकों के माध्यम से बीजेपी के साथ एकजुट होने के लिए तैयार नहीं हुए, और तथ्यहीन बात करने में माहिर है। अभी आपने सुधांशु जी का एक भाषण सुनवाया जिसमें वो गिनवा रहे थे कि सऊदी अरब में कहाँ वक्फ है, फलाने राज्य में कहाँ वक्फ, मिस्र, इजिप्ट में कहाँ वक्फ है। मतलब आप तथ्यहीन बातें करेंगे। लगभग 35,000 संपत्तियां सऊदी अरब में वक्फ रूप में पंजीकृत है। यह सरकारी अभिलेख है। और आप कह रहे हैं वक्फ किसी देश की परंपरा नहीं है, वो इस्लामी जीवन शैली की परंपरा है।
कि हम अपनी संपत्ति खुदा के नाम पर दान कर सकते हैं, या दान करना चाहिए। यह किनके लिए होगा? समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, मजलूम हैं, पिछड़े हैं, आर्थिक संसाधनहीन हैं, उनको मदद करने के लिए। ये उनकी जीवन शैली में शामिल है। तो दुनिया का वो कोई भी देश या दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम में आस्था रखता है वो वक्फ करेगा या नहीं करेगा? ये सवाल कैसे पड़ सकता? इजिप्ट की यरूशलेम में जो सबसे पुरानी मस्जिद है वो वक्फ की संपत्ति पे बनी हुई है। किसी ने किसी को बेचा नहीं है, किसी सल्तनत ने किसी सल्तनत को दिया नहीं है। एक इस्लाम को मानने वाले लोगों ने उसको वक्फ किया और वहां सबसे पुरानी मस्जिद है। हजारों की संख्या में इजिप्ट में, मिस्र में वक्फ की संपत्तियां पंजीकृत हैं। ऐसे धड़ाधड़ बोल रहे हैं कि पूरा इतिहास सुधांशु जी पढ़ करके आए हैं कि कोई उस पर आपत्ति न करे। तो आप सवाल ये कि और जो बात आप करना चाहते हैं वो चलती नहीं है। नमाजवाद को लेकर के या अल्पसंख्यकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हमला कोई नया नहीं है। लेकिन अगर समाजवाद पर आपको इतनी ही आपत्ति है तो भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान से अपने आप को अलग कर ले, कहे कि नहीं हम इस दोनों शब्दों को हटाते हैं। अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े विचारक, सबसे बड़े आइडियोलॉग अटल बिहारी वाजपेयी की भाषणों से अपनी दूरी बना ले। कितनी बार उन्होंने कहा है कि गांधीवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बल पर हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। आप उससे अलग कर लीजिए और कह दे, भारतीय जनता पार्टी लिखित रूप से दे दे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में मेरी कोई आस्था नहीं है, निर्वाचन आयोग को देख ले। तो केवल पाखंड रच करके अगर आप चाहते हैं कि एक विमर्श पैदा करें और सरकार की विफलताओं पे लोग सवाल न उठावें, यह कोशिश है। बिहार में यह आपने बात कही कि यह प्रयास जो आज मतदाता सूची को अद्यतन करने की कोशिश की जा रही है वह तो बहुत पहले शुरू की जा सकती थी, बिल्कुल की जा सकती थी। जब आपको मतदाता सूची अद्यतन करना होता तब नए प्रयास करते हैं आप। जब जो लोग मतदाता सूची से वंचित रह गए हैं शामिल होने से, उनको मतदाता सूची में शामिल करने का अगर आपका मंतव्य होता तब यह प्रयास साल पहले या 2 साल पहले करते। कोशिश इस बात की नहीं है, कोशिश इस बात की है कि अधिकाधिक उन लोगों को मतदाता सूची से बाहर कैसे कर दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है। 2003 के बाद क्या कोई पहला चुनाव हो रहा है क्या? 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, 2024 का चुनाव हुआ, 2015 का विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा के चुनाव हुए। तब तो आपको चिंता नहीं हुई क्या? अब तक जो चुनाव होते रहे हैं वो सब गैरवाजिब है, गैर कानूनी हुए हैं। उन चुनावों के आधार पर बने हुए जो सरकारें हैं उनको आप संविधान सम्मत नहीं मानते। दूसरी चीज कि निर्वाचन आयोग का मैंडेट क्या? नागरिकता स्थापित करना में निर्वाचन आयोग का मैंडेट नहीं है। निर्वाचन आयोग का काम यह है कि उस राज्य में जो व्यक्ति रह रहा है उसमें अगर 18 साल की उम्र उसने पूरी कर ली है तो उसका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए। एक प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आप 18 साल की उम्र आपने पूरी कर ली है। आप घुसपैठिए हैं, यह निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। उन घुसपैठियों की पहचान करके उनको राज्य से बाहर करना ये भी सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है। तो यह काम निर्वाचन आयोग क्यों कर रहा है? आप ऐसे आधारों पर मतदाता सूची अद्यतन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो आपके मैंडेट में ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है? केवल इसीलिए कि आप मतदाता सूची से अपने समर्थकों को ही मतदाता सूची में रखना चाहते हैं, आप सभी को मतदाता सूची में नहीं रखना चाहते। अमलेंदु उपाध्याय जी एडिटर हैं, ये कहें कि इस प्रोग्राम में वही लोग भाग लेंगे जो गणित से और स्टैटिस्टिक्स से एमएससी हैं। तो ये राजनीतिक व्याख्याओं में लोग राजनीतिक विश्लेषण करने वालों को थोड़ा शामिल करना चाहते हैं, ये लोगों को हटाना चाहते हैं। जिनकी राजनीतिक समझ है वो बात करेगा अपनी। अगर निर्वाचन आयोग इन आधारों पर अपनी बात करने लगेगा तो निश्चित रूप से है कि मतदाता सूची को अद्यतन नहीं करना चाहता, वो चुनाव को प्रभावित करना चाहता। और दूसरी चीज, बिहार में निश्चित रूप से आप तमाम आंकड़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिहार की साक्षरता का दर क्या है? नीचे, संभवतः सबसे नीचे है या एक स्थान ऊपर होगा। बिहार वो राज्य है जहां पलायन या विस्थापन का दर देश में सर्वाधिक है। और वो जो लोग विस्थापन करते हैं वो कोई उत्तर प्रदेश और झारखंड या पश्चिम बंगाल में नहीं जाते, सुदूरवर्ती राज्यों में जाते हैं। राजस्थान में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाते हैं, तमिलनाडु, केरल में जाते हैं, दूर दूर तक के राज्यों में जाते हैं।
और यह विस्थापन कितना है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि जब भी कोई बड़ा, जिससे खासतौर से विशेष रूप से छठ का त्यौहार होता है जब बिहार में, तो इस देश के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर लगने वाली भीड़ कितनी होती है जो अपने राज्य में उस त्यौहार को मनाने जाना चाहते हैं। तो विस्थापन में राज्य सबसे अधिक है। बाढ़ से प्रभावित होने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? बिहार है। लगभग 70% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार के कारण, बाढ़ के कारण पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। तो जो लोग इतने बड़े बड़े विस्थापन, बड़े बड़े समय पर अपना घर द्वार छोड़कर उनको भागना पड़ना पड़ता हो कई बार, वो अपने अभिलेख कहाँ से रखेंगे? दूसरी चीज, आप जाति प्रमाण पत्र मांगने वाले कौन होते हैं? जाति प्रमाण पत्र तो कभी नहीं मांगा गया। आप करें कि नहीं, आपने जो सूची जारी की है उसमें जाति प्रमाण पत्र का भी आपने उल्लेख किया है। और जो दो प्रमुख डॉक्यूमेंट्स माने जाते रहे अब तक, एक आधार और दूसरा राशन कार्ड, उन दोनों को आपने बाहर कर दिया। एक बहुत प्राचीन, बहुत ही स्थापित डॉक्यूमेंट लोगों के पास राशन कार्ड का रहा, आप उसको नहीं मान रहे हैं। तो यह मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया में वंचित मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश नहीं है। यह केवल उन लोगों की पहचान करने की कोशिश है कि कौन से ऐसे मतदाता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से सहमत नहीं है जी। वह सामाजिक सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं, वो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। इसलिए ये पूरा का पूरा जो पाखंड रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यही है। सवाल इस बात का है कि वक्फ एक परंपरा, वक्फ के बारे में, वक्फ का कानून संविधान से पारित है, एक संविधान का अंग है वो। आप उसमें संशोधन करने की बात ला रहे हैं, संशोधन कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देश उससे सहमत होगा नहीं सहमत होगा, लेकिन आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? एक ऐसी परंपरा है जो सालों साल से चलती चली आ रही है, उससे आप कैसे इनकार कर देंगे? और जो लोग वक्फ में आस्था रखते हैं उनके ऊपर आप इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की टिप्पणी करने के लिए बाध्य है, वह उसके राजनीति का हिस्सा है जी। और हर चीज में, किसी चीज के लिए भी सबसे बड़ी चीज है ना कि अगर आपको इनमें, आप साफ साफ कह दीजिए आप। और अगर आरएसएस के लोग, अगर हसबोले साहब चाहते हैं कि दोनों शब्द हटा दिए जाए, तो उससे बहस क्यों कर रहे हैं आप? सरकार आपकी है, सरकार को चलाने वाले लोग आपके अनुयायी हैं, उनसे कहिए कि इसमें संशोधन कर दे। विमर्श में चीजों को लेना चाहते हैं, केवल ध्रुवीकरण के लिए, केवल उन सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए। ये कोई भी तरकीब, कम से कम बेचैनी बीजेपी की है कि कोई भी तरकीब बिहार में काम नहीं कर रही है, या बिहार के साथ साथ बिहार के बाद जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां भी तरकीबें काम नहीं करेंगी। इसलिए इस तरह का विमर्श पैदा किया जा रहा है। और दुर्भाग्य केवल यह है कि निर्वाचन आयोग जैसी संस्था भी उस एजेंडे पर काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का इस कदर दुरुपयोग निश्चित रूप से हम इस देश के पक्ष में और इस देश के लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संविधान की बात हो, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, इन सबको देखिए तो कहीं ना कहीं कुछ शंका, कुछ आशंका, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार चुनाव से पहले अब सामने है। इसलिए इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ज़रा जल्दी से एक कमेंट, छोटा कमेंट अमलेंदु जी से, फिर आता हूं जल्दी हेमंत जी के पास भी। अमलेंदु जी, इसको कैसे देखते हैं आप? अगर यहाँ पर ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि बिहार चुनाव से पहले 6 महीना पहले लगातार एक गहमा गहमी का आलम है। बिहार में खूब बारिश होती है और कुछ एरिया में तो खूब, बहुत ज़्यादा, जो उधर का सीमांचल का पार्ट है। वैसे में ज़रा ये समझना भी ज़रूरी है कि आखिर चुनाव आयोग 25 दिनों में कर क्या लेगा, और अगर पूरा नहीं कर पाता है तो फिर बहुत लोग वंचित रह जाएंगे, ये हम माने, या ये सोची समझी रणनीति है जो सियासत से कहीं ना कहीं ढकी हुई है, ये माना जाए? एक तो राजीव जी, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जो है मोदी जी के खिलाफ साजिश रच रहा है। और साजिश इसलिए कह रहा हूं मैं कि चुनाव आयोग ये कहना चाहता है कि मोदी जी जो है बांग्लादेशियों के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तानियों ने वोट नहीं दिया। खासतौर से बिहार के बांग्लादेशियों ने जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया। क्योंकि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब तो बिहार में पर नहीं हुआ ये SIR। तो ये अब SIR बिहार में क्यों हो रहा है? तो चुनाव आयोग इसका मतलब ये कहना चाहता है कि मोदी जी जो है वो बांग्लादेशियों के वोट से प्रधानमंत्री चुने गए हैं,
और भारत के नागरिकों ने उनको वोट नहीं दिया। अगर ऐसी मंशा है चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग खुलकर बोले, तो मोदी जी को उतारा जाए फिर गद्दी से, उनका चुनाव रद्द कराया जाए, चुनाव आयोग पारित करे कि इनका चुनाव अवैध है, चूंकि इनको बांग्लादेशियों ने वोट दिया था, भारतीयों ने वोट नहीं दिया था। तो ये राजीव जी एक षड्यंत्र मुझे लगता है चुनाव आयोग जो मोदी जी के खिलाफ कर रहा है। अब मोदी जी जाने कि उनके खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है, चुनाव आयोग सफाई दे कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है। लेकिन अगर राजीव जी 2003 की मतदाता सूची अब डाली जा रही है और अभी बताया जा रहा है कि इसमें से नाम काटे जाएंगे और नाम जोड़े जाएंगे, ये सब किया जा रहा है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है कि 2003 से बोगस मतदाता सूचियां थी क्या? इसका मतलब 2005 से अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो बोगस मतदाताओं के बल पर ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। बीजेपी अगर बिहार में सरकार में नीतीश कुमार के साथ, तो बोगस मतदाताओं के बल पे है, ये चुनाव आयोग कहना चाहता है। और सवाल ये है राजीव जी, जैसा आपने भी कहा कि आपने देखिए मानसून आ गया दिल्ली तक, और राजीव जी 4 या 5 दिन के बाद बिहार में अच्छी खासी बाढ़ आना शुरू हो जाएगी। देश के कई राज्यों में बाढ़ आ रही है और बिहार का पूरा लगभग आधे से ज्यादा बिहार जो है बाढ़ में डूब जाता है। और आपको याद होगा राजीव जी की स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जब उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, और वो पटना के ओवरब्रिज पर खड़े हुए थे, क्योंकि उनका मकान जो था डूब गया था, वो हाफ पैंट में खड़े हुए थे पटना के ओवरब्रिज पर। तो जब उप मुख्यमंत्री पटना के ओवरब्रिज पर खड़ा हुआ था, तो ये चुनाव आयोग साहब कहाँ खड़े होंगे राजीव जी 10 दिन के बाद? ये भी हाफ पैंट में चुनाव आयोग खड़े होंगे, फिर इसका मतलब पटना के ओवरब्रिज पे। तो ये जो इस समय किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पे एक तरीके से ये है। और दूसरा जिसमें जाति का राजीव जी कहा गया, यानी जाति का जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन मतदाता से पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या, ताकि जाति के आधार पर वोट काटे जा सके। तो ये सीधा सीधा तरकीब निकाल ली गई है कि आप फला जाति के हैं तो आपका वोट काट दिया जाएगा, आप फला जाति के हैं तो आपका वोट रहेगा। तो ये एक तरीका चुनाव आयोग ने निकाल दिया है। आखिर भाई इससे पहले कब जाति जानी जाती थी? क्या इससे पहले किसी भी मतदाता सूची में जाति का कोई कॉलम था? 52 से लेकर अब तक इतने चुनाव हुए, क्या उसमें कोई जाति का कॉलम था कहीं कि आप किस जाति के हैं? अगर नहीं था तो आज ये जाति क्यों पूछी जा रही है? तो ये राजीव जी एक तरीके से बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो द्रव्य संधि है, वो बिहार को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रखना चाहती है कि अगर ओरिजिनल मतदाताओं के जरिए आप चुनाव नहीं जीत सकते तो अपनी जनता खुद चुन लेंगे हम। आप वोट देना नहीं चाहते, जनता वोट देना नहीं चाहती है, मत दे वोट, हमारी जनता अलग है, हम वोट देगी। हम भारत की जनता से वोट देते ही नहीं, बांग्लादेशियों के वोट से चुनकर आ जाएंगे। मोदी जी आ गए, चुनाव आयोग कह रहा है मोदी बांग्लादेशियों के वोट से आ गए, तो फिर से बांग्लादेशियों के वोट से और चुनकर आ जाएंगे नीतीश कुमार या जो भी कुमार आना चाहेंगे वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक गंभीर बात राजीव जी आज तो कह दी उन्होंने अपने सुधांशु त्रिवेदी ने, उन्होंने बताया कि जो IAS का कानून है वो मोदी सरकार ने लागू किया है। उन्होंने बताया कि वक्फ का कानून जो है, जहां IAS है उसके यहाँ नहीं है, तो जो IAS के यहाँ नहीं, मतलब जो IAS का कानून है वो मोदी जी लेकर आए फिर। तो ये तो सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, मोदी जी को बुलाकर पूछना चाहिए कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो IAS का कानून मोदी जी ने लागू कर दिया, ये कहना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है कि शायद क्लास लगेगी सुधांशु त्रिवेदी की, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा है कि जो वक्फ जो है IAS के उसमें शरिया में भी नहीं है, उसको ही लोग लागू करना चाहते हैं। तो मोदी जी ने तो वो कानून लाया है जो IAS का कानून है। शायद सुधांशु त्रिवेदी यही कहना चाहते होंगे, धोखे से उनके मुंह से नमाज़ निकल गया है, लेकिन वो कहना ये चाहते थे कि मोदी जी वही कानून लागू किया है, मोदी जी ने, जो IAS का कानून है। कुल मिलाकर जो भी है आपका लहजा व्यंग्यात्मक है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ पे ऐसी बातें हैं जो शुरुआत में भी कह चुका हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता ही फंसाते हैं, खासकर नरेंद्र मोदी को। लेकिन उबारने का काम कौन कर रहा है? ये फंस गए कहीं और वहाँ से बाहर निकालने का काम क्या चुनाव आयोग कर रहा है? सोचेंगे। लेकिन आना चाहता हूं हेमंत कुमार जी आपके पास। हेमंत जी, एक बार फिर आपके पास, और ज़रा आप अपनी बात पूरी कीजिए। और दूसरी बात इसमें ज़रूर कि आखिर आपके पास BLO क्यों नहीं आया? राजीव जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग के फैसलों और बीजेपी की जो पसंद है उसमें गजब की जुगलबंदी है। तो इसी से लगता है कि ये जो फैसला लिया जाता है वो बीजेपी के अनुकूल लिया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जो फैसला है जिसकी इतनी आलोचना हो रही है और तथ्यात्मक आलोचना हो रही है, तो एक पार्टी होने के नाते तो बीजेपी को भी इसका विरोध करना चाहिए था।
और चुनाव आयोग को कहना चाहिए था कि भाई इसको ठीक कीजिए आप, ये सही नहीं है, ये मतदाताओं के खिलाफ है। तो बीजेपी क्यों चुप है? इसका मतलब है कि साफ साफ कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और उसके लिए ये है कि हम चुनाव जीते चाहे नहीं जीते, लेकिन हम सर्टिफिकेट आपसे छीन लेंगे। ये उसी तरह का कदम उठाया जा रहा है कि वोटर, पहले तो वोटर ये अपने लिए वोटर चुन रहे हैं, चुनाव आयोग का काम है लोगों को वोटर बनाना, लेकिन इस बार लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए वोटरों का चुनाव हो रहा है। ये गहन पुनरीक्षण के नाम पर बीजेपी के लिए वोटरों का चुनाव आयोग करवा रहा है कि कौन लोग वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, ये पहले तय कर दिया जाएगा। ये तय करने की दिशा में पूरा काम हो रहा है। ये बिल्कुल खतरनाक दिशा में जा रहा है। लेकिन जो मैं दूसरी चीज फोर्सी कर रहा हूँ वो बहुत खतरनाक है। ये जो मुझे लग रहा है कि पूरी जो एक्सरसाइज है वो समय पर पूरी होने वाली नहीं है, कुछ भी कर ले चुनाव आयोग, और ये इसको एक्सटेंड करेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद एक दिन ये समय भी आएगा जब ये कहेंगे कि अभी चुनाव कराना है, इसको एक्सटेंड करते हैं। और उसके बाद तो क्या होगा, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे, ये जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ। और उसका असर क्या होगा? अल्टीमेट असर ये होगा कि नीतीश जी के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाए। अब तो अभी भी कुछ नहीं है उनके हाथ में, उस समय तो वो ये सिग्नेचरी भी नहीं रह जाएंगे, वो उनके दस्तखत की जरूरत भी नहीं होगी। अभी तो लोग कहते हैं कि शायद दस्तखत भी वो नहीं करते हैं, उनका कुछ स्पेसिमेन बना कर रखा हुआ है जो लोग लगा देते हैं जहां मन करता है, जहां जरूरत होती है वहां। तो ये पूरा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसी दिशा में काम होगा कि इसको पहले स्टेप बाय इसको एक्सटेंड करेंगे और उसके बाद बिहार के चुनाव को ये कहेंगे कि अब चुनाव अभी संभव नहीं है, अभी ये पूरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। और बीजेपी राष्ट्रपति शासन को एंजॉय करते हुए बिहार में चुनाव करवाना चाहेगी। तो ये मुझे आशंका साफ साफ दिखाई दे रही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये इतना दुरूह जो काम शुरू किया गया है, इसका मकसद क्या है? और दूसरे की राजनीतिक दलों से इस बात को छुपा करके 16 तारीख को पीआईबी ने नोटिफिकेशन ये जारी किया था उसका डिटेल, और उसके बाद ये 24 तारीख को नोटिफाई करते हैं, 25 तारीख से काम शुरू करवा देते हैं, किसी को जानकारी। लेकिन हेमंत जी एक बात बताइए कि ये आज अचानक 2003 की लिस्ट अपलोड करना अपनी वेबसाइट पर, 2003 तक की जो लिस्ट है उसको अपलोड करने का मकसद क्या है? क्या यहाँ प्रेशर में है, दबाव में है चुनाव आयोग? नहीं, उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, वो सवाल मेरे मन में भी था, क्योंकि मैं यहाँ का मतदाता हूँ, तो ये लग रहा था कि 2003 वाला हम कहाँ से लाएंगे। उसी उधेर-बुन में मैं पड़ा हुआ था। तो इसका डेटाबेस जो है सिर्फ चुनाव आयोग के पास में है और किसी के पास नहीं है। इसलिए इन्होंने इसको थोड़ा ये सरल बनाने के लिए, क्योंकि बीएलओ को लेकर के जाना पड़ेगा वो लोगों के पास में, तो एक उसको बीएलओ के पास समानांतर वो रहे ताकि मतदाताओं को ये बताया जाए कि ये है। तो वो उसके लिए इन्हीं के पास वो डेटा फुल एंड फाइनल था जिसको ये डाले हैं। इनको पहले ये करना चाहिए था, लेकिन इनको अभी ये डाल दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि 60% वोटर को कोई दस्तावेज अब नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 1987 से पहले जो पैदा हुए और वोटर 2003 के लिस्ट में वो वोटर अगर हैं तो उनके लिए सुविधा दी गई है। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है इसका, राजीव जी। ये बहुत खतरनाक संकेत है कि एक चुनाव जीतने के लिए आप क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप सरकार की ये कोशिश होती है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन लोगों को डिबार करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है कि कैसे लोग डिबार हो जाएं। और उसमें साफ दिख रहा है कि आप बिहार जैसे राज्य में, मुझे लगता है कि देश का कोई भी राज्य नहीं है, केरल को छोड़ करके शायद, कि जहां इतना डेटा किसी के पास अपडेटेड डेटा हो जो किसी से मांगी और फटाक से ला करके वो दे दे और उससे कोई काम चला लिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो राशन कार्ड और आधार कार्ड की जो बात चल रही थी, आप सब चीज़ में आधार कार्ड जोड़ रहे हैं, बिना आधार कार्ड जोड़े हुए कुछ भी आप मानने को तैयार नहीं है। और उस आधार कार्ड तक को इसमें वोटर लिस्ट बनाने में आपने उसको अमान्य कर दिया है कि ये नहीं चलेगा। तो इसके पीछे मकसद साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आप ये बीजेपी के लिए एक वोटर वर्ग चुन रहे हैं जो बीजेपी को वोट करेगा। और इसमें ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है, इसका तथ्य है। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि क्या इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। देखिए, कुछ नुकसान जो होता है कैलकुलेटेड होता है।
जिसमें साफ है कि अगर हमारा 5 वोटर अगर कटेगा तो उनका अगर कट गया तो कुल मिलाकर 20 तो हमको फायदा हो रहा है। तो ये गणित है। उनको उनका नुकसान जो है वो उनके लिए उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना विपक्ष के साथ नुकसान होने जा रहा है। और ये साफ साफ है, मतदाता समूह कौन किसके साथ है ये साफ साफ दिखाई देता है और कोई भी उसको समझ सकता है। तो जो बिहार में एक तरह से जो लोगों के बीच में निराशा, हताशा और सरकार के खिलाफ बहुत ही गुस्सा है, उसको झेलने के लिए ये तैयार नहीं है। इनके पास कोई चेहरा नहीं है बिहार में लेकर जाने के लिए। बीजेपी यहाँ पर बिल्कुल ही चेहरा विहीन है। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जिसको खड़ा करके ये कह सके ये लीजिए हम हमारा नेतृत्व ये करेंगे, क्योंकि नीतीश जी को चेहरा बनाकर तो ये इनको नहीं लड़ना है। क्योंकि नीतीश जिस हालत में है और उसमें कोई भी व्यक्ति, अब बच्चा ये जान गया होगा कि नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है और बीजेपी उनको एक तरह से ढो रही है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी तो उस समय कुछ पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये बात कही कि जब पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं अपना मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आपके पास तो संख्या है, तो नीतीश जी को बनाने की क्या जरूरत है। तो जवाब क्या आया था कि हम चाहते हैं कि नीतीश जी अपने ही बोझ तले दब जाएं। और राजीव जी, बीजेपी ने लंबा इंतजार किया है 5 सालों का कि नीतीश जी फिनिश हो जाए और नीतीश जी को बहुत ही बारीकी से फिनिश किया गया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका जो आउटकम जो होने वाला है वो ये उस खतरे को बीजेपी समझ रही है कि जो नीतीश जी के साथ जो मतदाता समूह जो एक उनका समर्थक आधार है उसमें इस बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी है और नीतीश जी के इस अवस्था को, इस पराभव की दिशा में जा रहे हैं नीतीश जी को लेकर के उनके मन में एक बेचैनी भी है। तो ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होना है इसको। तो जो शिफ्टिंग उसको बीजेपी देख रही है उसके साथ तो नहीं जाएगी ये जो शिफ्टिंग होगी। तो ये जो खतरा है वो साफ साफ लग रहा है कि बिहार का चुनाव जीतने के लिए हमको किसी तरह का उपाय करना, कोई भी उपाय करना है तो मैं फिर यही कहता हूँ कि वो उपाय यही है कि चुनाव भले ही आप जीत जाइए लेकिन आपसे सर्टिफिकेट छीट करके हम ले लेंगे, उस पर अपना नाम लिखवा लेंगे। ये तरीका अपनाया जा रहा है, यही है मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर किया जा रहा है। ये पूरा एक तरह से तानाशाही रवैया है और ये है कि आप तय कर देंगे कि जिस तरह हिटलर ने तय कर दिया था, उनके निजाम में तय हो गया था कि हमारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में यहूदी नहीं रहेंगे, फलाना नहीं रहेगा, इसको हम गैस चैम्बर में बंद करके मारेंगे। तो ये तो उसी तरह का कुछ लग रहा है कि यार अरे आपने कुछ लोगों को समझ ही नहीं रखा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए, नहीं है तो जाइए, आपका कोई काम नहीं है, आपसे आप वोटर नहीं रहेंगे, आपका वोट की जरूरत नहीं है। ये इस तरह का ये पूरी तरह से एक तानाशाही है। और इसमें मैंने पहले जो कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग का जो फैसला है और बीजेपी की जो पसंद है उसमें गजब की जुगलबंदी है। लगता है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही नहीं है, प्रत्येक मोर्चे पर ये दिखाई दे रहा है। जो आशंकाएं जताई जाती थी पहले भी कि आपने चुनाव आयोग गठन का जो पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया, उसमें विपक्ष का कोई से नहीं है, आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को उलट दिया। तो इसके पीछे मकसद यही था कि चुनाव आयोग को अपने ढंग से इस्तेमाल करना है चुनाव जीतने के लिए और किसी भी तरह का हथकंडा अपना सकते हैं। ये पूरे देश में ये लगातार इस तरह का नजीर पेश कर रहे हैं और इसमें एक तड़का ये लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एजेंडा लेकर के आते हैं। लेकिन ये इस देश के लोगों को जान लेना चाहिए कि अब सिर्फ मुसलमानों तक ये चीज सीमित नहीं रह गई है, ये इस देश के तमाम वंचित, मजलूम, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, दलित पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ जा रहे हैं कि तुमको वोट नहीं डालने देंगे। हम ये पूरे देश में यही व्यवस्था करने जा रहे हैं कि तुमको वोट नहीं डालने देंगे, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, अन्यथा तुम्हारे पास वोटिंग राइट नहीं रहेगा। ये इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, नीतीश बाबू इतने मजे हुए पॉलिटिशियन रहे हैं, 5 साल से तिल कर धीरे धीरे अगर मान लिया जाए जो हेमंत जी बात कह रहे हैं, और न सिर्फ हेमंत जी, कई सारे राजनीतिक विश्लेषक ये बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे भाजपा नीतीश बाबू को डाउन कर रही है और ये चुनाव भाजपा के लिए एक डू और डाई वाला चुनाव है। इसलिए क्योंकि यहाँ नीतीश बाबू को जो पिछली बार 42 सीटों पे सिमट गए थे उससे बिल्कुल और भी कम करके जाना है।
लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में नीतीश बाबू का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, खराब नहीं था, अच्छा था। और वैसे में अगर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखा जाए, वैसे में नीतीश बाबू खुद जो भी रहे, उनकी पार्टी क्या उस लेवल पे डाउन होते हुए दिखाई देती है? आज जिस भी अवस्था में है, जैसे भी हैं, जेडीयू के अंदर सबसे बड़े मास लीडर वही हैं। किसी और की वहाँ पे ऐसी कोई राजनीतिक कद नहीं है कि जो नीतीश कुमार के बराबर परफॉर्म कर पाए। एक बात। दूसरी चीज कि बीजेपी तय कर चुकी है नीतीश कुमार का भविष्य। अगर तय नहीं किया होता तो उनको सीएम कैंडिडेट बना देते, उनके बार बार कहने के बावजूद। तो उनको सीएम कैंडिडेट ना बनाने का मतलब ही यही है कि बीजेपी तय कर चुकी है कि इनका एकनाथ शिंदे करना है चुनाव परिणाम के बाद। दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, वो ये है कि ये चुनाव हार जीत का मामला नहीं है केवल, ये भारतीय समाज को फ्यूडल एज में ले जाने की का एक कदम है कि जहां पे तमाम सारे जो हाशिए के समाज हैं, जिनको संविधान के जरिए, आरक्षण के जरिए, राजनीतिक अधिकारों के जरिए एक परिवर्तनशील दिशा मिली है, चेतना आई है समाज में, वहाँ पे एक नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा है जो चीज़ों को समझ रहा है और उसकी भागीदारी बढ़ रही है फैसलों में, उसकी भागीदारी बढ़ रही है ब्यूरोक्रेसी में, उसकी भागीदारी शिक्षा में बढ़ रही है। उस प्रोसेस को रोकना है और वो रोकने का पहला कदम ये है कि इनको डिसइंफ्रेंचाइज कर दो, इनका मताधिकार ही खत्म कर दो। ये पूरी मंशा है कि भारतीय समाज को लोकतांत्रिक जो संवैधानिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, उससे वंचित कर दो और इनको वापस वहीं गुलामों वाले युग में ढकेल दो जहाँ पे राज सत्ता और फ्यूडल सत्ता थी। वो फ्यूडल मानसिकता का एक पूरा सोचा समझा कदम है ये चुनाव की हार जीत। दूसरी बात देखिए, अगर आप चुनाव आयोग के पिछले कुछ सालों के कार्यकाल को देखेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग रिजल्ट को तय कर रहा है। यानी जब उसने महाराष्ट्र में 47 लाख वोटर बढ़ा दिए 5 महीने के अंदर, तो उसने रिजल्ट तय कर दिया। जब उसने शाम के 5 बजे के बाद लाखों वोटर बढ़ा दिए मतदान के दिन के, उसने रिजल्ट को तय कर दिया। जब उसने 10 लाख नए वोटर जोड़ दिए हरियाणा के चुनाव मतदान के आखिरी परसेंटेज के बाद, तो उन्होंने हरियाणा का रिजल्ट प्रभावित कर दिया। दिल्ली में जब वो एक एक कमरे के मकानों में 70 लोग मिलते हैं मतदाता, तो वो प्रभावित कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की सीट पर 1 लाख नाम उड़ाए गए। ऐसे तमाम एग्जाम्पल दिल्ली में है। तो ये चुनाव आयोग आहिस्ता आहिस्ता एक नए कदम लेके इनोवेट करते हैं कि ये नया तरीका क्या होगा चुनाव परिणाम को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए। तो जो महाराष्ट्र में हुआ उसको राहुल गांधी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और सबने शोर मचा दिया, एनसीपी ने, और उसमें बवेला मच गया। हरियाणा में जो हुआ और दिल्ली में जो हुआ उसको लेके एक शोर मचा। राहुल गांधी अभी तक वो लिस्ट मांग रहे हैं जिसको चुनाव आयोग देना नहीं चाहता। अब ये चुनाव आयोग एक नया शिगुफा लेकर आया कि ये जो बीजेपी को मतदान करने वाले लोग, जो बीजेपी के खिलाफ मतदान करते हैं, इनको मतदाता सूची से उड़ा दो। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में उड़ाया या नए लोगों को जोड़ा, वो विवादों में आ गया। जिस तरह दिल्ली में किया वो विवादित हो गया। तो ये नया तरीका आया। अगले इलेक्शन में कोई और नया तरीका आ जाएगा। तो एक एक करके इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है। इसमें विपक्ष को एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। इसी जब बीएलओ के फॉर्म जा रहे हैं, इसी दौरान
विपक्ष को बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए और बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज करना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेटेड नहीं है, मुसलमानों का नाम आगे किया जा रहा है। बेसिकली मूल रूप से ये टारगेटेड हिंदू समाज के वंचित वर्ग को है, जो इनकी धार्मिक और जो सामाजिक सत्ता को चुनौती दे रहा है। संविधान से एम्पावर होके राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद, आरक्षण की सुविधा मिलने के बाद, उसको वापस पीछे, वहीं शताब्दियों पीछे धकेलने का एक काम हो रहा है। जी राजी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चुनाव आयोग की जितनी चर्चा की जाए शायद कम है सुनील शुक्ला जी, और चुनाव आयोग कई जगह एक्सपोज हो रहा है, खुले तौर पे एक्सपोज हो रहा है, फिर भी चुनाव आयोग हर बार कुछ ना कुछ नया प्रयोग कर रहा है ताकि सत्ता पर भाजपा काबिज हो पाए। क्या ये माना जाए? हम खुले तौर पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना है कि जो दिखाई दे रहा है वही रख भी रहे हैं। कम से कम निर्वाचन आयोग की गतिविधियां पारदर्शी, तटस्थ और निष्पक्ष चुनाव कराने की नहीं दिखाई पड़ती। मैं नहीं कहता कोई उसमें बेईमानी की, लेकिन सवाल है कि विपक्ष जो सवाल पैदा कर रहा है, जो चीजें पूछ रहा है, उसका जवाब देने की जिम्मेदारी तो निर्वाचन आयोग की है। महाराष्ट्र में अगर मतदाता सूची को लेकर के सवाल पैदा किए गए हैं तो उनकी स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए निर्वाचन आयोग को। अगर कांग्रेस कर रही है कि मशीन के द्वारा पढ़ी जाने वाली मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए, क्या दिक्कत है आपको भाई? अब उपलब्ध कर दीजिए उनको। तकनीक का जमाना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई उसकी प्रिंटिंग करवानी है। आप ले लीजिए इसे, आप उसको कंप्यूटर पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो कुछ न कुछ तो पर्देदारी है, संदेह पैदा होगा। और इनसे, आपकी इन गतिविधियों से कितना बड़ा सवाल पैदा होता है कि सरकारों की संवैधानिकता पर सवाल पैदा हो रहा है। सरकारें जनता की वोट से बनी है कि छल प्रपंच से बनी है? और ऐसी सरकारों को लेकर के लोगों के मन में किस तरह के संदेह पैदा होंगे? किसको मजबूत कर रहे हैं आप? बिहार में जो कुछ भी कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि इस पूरी प्रक्रिया में कितने लोग प्रभावित होंगे, किस वर्ग के लोग प्रभावित होंगे। अगर आप लोगों से अब जन्म स्थान का प्रमाण पत्र मांगेंगे तो शायद कोई ऐसा बचे जो इससे प्रभावित ना हो। कोई नहीं अपने जन्म स्थान का प्रमाण पत्र दे सकता। इसको आपने अधिकृत किया है जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देने के लिए। 1987 के पहले पैदा हुए लोग, या मैं कहता हूं 1987 के बाद भी किसके पास जन्मस्थान का प्रमाण पत्र है? इस देश में और बिहार में भी संस्थागत प्रसव की व्यवस्था कब से की गई? और क्या 100% लागू है किसी भी राज्य में? वो जन्म तिथि के बारे में तो तब भी एक बार संभावना बन सकती है, जन्म स्थान के बारे में किसी के पास कोई प्रमाण नहीं। और जन्म तिथि के लिए भी लोग प्रमाण पत्र दे ही हैं। बिना प्रमाण के तो कोई अभिलेख नहीं बनता। और खासतौर से लोग अगर वो शिक्षित हैं तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाते हैं, और नहीं तो शपथ पत्र के आधार पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहां से लेकर के आते हैं। लेकिन कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो जन्म स्थान के बारे में प्रमाणित करे। जो प्राविधान ही देश में नहीं रहा। आप 11 साल से हैं, आपने इसको लागू नहीं कर पाए आप कि नहीं 100% जन्म स्थान के बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए, और आप अचानक से नियम लागू कर दें, तो ये व्यवस्था चुनाव को सामान्य बनाने की तो नहीं है। ये निश्चित रूप से मतदाता सूची से लोगों का नाम हटाने की कोशिश है ये। और इसे निश्चित रूप से जो दलित है, पिछड़ा है, कम पढ़ा लिखा है, खासतौर से ग्रामीण लोग हैं, 70% प्रॉपर्टी जनसंख्या बिहार की ग्रामीण इलाकों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में कहाँ से लोग अपना रख रखाव लेकर के आए जन्म स्थान का प्रमाण पत्र? कौन दे देगा उनको? और क्या आपने पूरे राज्य में पिछले वर्षों में पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से सबको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए कोई अभियान चलाया है? राज्य में चला कहीं? तो नई बात क्यों आप लेके आना चाहते हो? दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि अपने माता पिता को का भी आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। संविधान के किस क्षेत्र के तहत जो व्यक्ति बिना माता पिता के जो लावारिस पाया गया है, क्या उसको मताधिकार से वंचित कर देंगे? जो अनाथालयों में पला है उसको मताधिकार से वंचित किया जा सकता है?
कहां से लेकर के आएगा वो अपने अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र? और किस कानून के तहत आप उसको मतदाता सूची में नहीं रखेंगे? जी, जो व्यक्ति अपने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया है, उसको प्रमाण पत्र कहां से लेकर के आएगा? और किस कानून के तहत आप उनको मताधिकार से वंचित कर देंगे? सवाल यह है कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी यह है कि वह कोई भी व्यक्ति जो मताधिकार मत देने के लिए उम्र अपनी पूरी कर लिया हो, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जात के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, योग्यता के नाम पर आप उसको वंचित नहीं कर सकते। आप कहते जमीन का कागज होना चाहिए। भूमिहीनों की संख्या कितनी है बिहार में? उन राज्यों में शामिल है जहां भूमिहीनों की संख्या सर्वाधिक है। 1 इंच जमीन लोगों के पास नहीं है। और चूंकि भूमिहीन सर्वाधिक है, इसलिए पलायन भी यहाँ बहुत ज्यादा है। वो कहां से लेकर के चले आएंगे? तो भूमि का अभिलेख है नहीं, पलायन जबरदस्त है, शिक्षा की दर बहुत कम है, जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कोई अभियान आपने पूरे राज्य में कभी शुरू नहीं किया, और आप उसके बाद कहते हैं कि नहीं आप जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए। जन्म प्रमाण पत्र से नहीं, जन्म स्थान का प्रमाण पत्र लाइए। और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र अच्छा से अच्छा व्यक्ति नहीं दे सकता। हेमंत जी बिहार के राज्य में पैदा हुए हैं, ये अपने जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते। कहां से कौन देगा? जन्म पैदा होने की तिथि तो बता सकते हैं, जन्म स्थान कहां से लाएंगे? कौन देगा भाई? कौन देता रहा है? ये 1987 के पहले पैदा हुए। एक अजीब तरह का प्रावधान आप लेकर के चले आए। 8 करोड़ मतदाताओं में से कुछ लोगों को ही आप मतदाता सूची में रखना चाहते हैं। तो कभी आप मतदाताओं की संख्या बढ़ा दीजिए। और आज तक क्या निर्वाचन आयोग इस बात का जवाब दे सका कि मतदान खत्म होने के 2 दिन बाद आप सांख्यिकी देंगे, डेटा देंगे कि कितने लोग मतदान किए? डिजिटल इंडिया की बात आप करते हैं, तकनीक की बात आप करते हैं, कंप्यूटराइजेशन की बात आप करते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात आप करते हैं, और 2 दिन में आप गिनती कराएंगे। और वह मतदान प्रक्रिया जो हर 2 घंटे मतदान का प्रतिशत देती है, उसके बाद भी आप 2 दिन के बाद, और जब आप अंतिम मतदान प्रतिशत का आंकड़ा देंगे तो बढ़ा के दे देंगे आप जी। किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? तो मतदान की प्रक्रिया को, मतदान की पूरे चुनाव की स्थिति को लेकर के इस तरह का संदेह करना, ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि सभी से किसी भी तरह का संदेह लोगों के मन में नहीं। ये पहले चरण में मतदाता सूची के अद्यतन करने का जो पहला आदेश है, उससे लोगों को मन में संदेह पैदा होने लगा कि क्यों आप करना चाहते हैं। और ठीक चुनाव के मौके पर गोया कि एक चुनी हुई सरकार नहीं, मतदाता सूची से अपने मनोनुकूल लोगों को आप मतदाता सूची में शामिल करके चुनाव जीतना चाहते हैं। यह आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है तो इस आरोप से सरकार बच नहीं सकती, और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर जो उंगलियां उठ रही हैं उससे निर्वाचन आयोग को भी बच नहीं पाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ अभी बाकी है, और बिहार चुनाव से पहले और क्या क्या देखना होगा। क्या हेमंत कुमार जी जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव से पहले वहां राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्या ये देखेंगे? या हम ये देखेंगे कि चुनाव आयोग यहां बैकफुट पे आता है और इस पूरी प्रक्रिया को यहीं रोक देता है, ये देखेंगे? या कुछ कहना चाहते हैं? जी, हेमंत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं, प्लीज जोड़िए। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजीव जी, ये हम लोग सब लोग इस पर गौर करें कि ये बीजेपी चुनाव जीतने के लिए ट्रिक अपनाने में बहुत ही महारत हासिल है उनको। इसका उदाहरण है कि लोकसभा चुनाव में सूरत, इंदौर और खजुराहो 3 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया गया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है और इस रास्ते भी चुनाव जीता जा सकता है। सब लोगों को लग रहा था कि महाराष्ट्र वाला नहीं दोहराया जाए, दिल्ली हरियाणा नहीं दोहराया जाए, तो इन्होंने एक नया ट्रिक सामने पेश कर दिया कि लो अब इस ट्रिक का जवाब दो। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिसके जरिए हेमंत जी केवल यही नहीं है, हेमंत जी केवल यही नहीं है, सरकारें कैसे बनाई जाती हैं? चुने हुए प्रतिनिधियों का इस्तीफा दिलवाना, सरकार को अल्पमत में लाना, और उसके बाद सरकार बनाने का दावा करना। ये भी आप कभी इस देश के इतिहास में या इस तरह के चुनी हुई सरकारों के बनने के किसी भी देश में इस तरह की घटना पे देखी थी कि पहले कभी नहीं इस्तीफा दिला दीजिए उन शासकों को, और उसके बाद सरकार को अल्पमत में ला दीजिए, फिर उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाइए और चुनाव जीतने के आप हथकंडे अपनाइए। ये पार्टी कर रही है। ये चुनाव के प्रति या चुनी हुई सरकारों के बनाने के प्रति कोई प्रतिबद्धता है, या एन के प्रकार सत्ता में रहना है?
इस राजनीतिक मंतव्य से काम करने वाले लोगों के प्रति तो देश की जनता को सतर्क होना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि जब आप डेमोक्रेटिक एथिक्स को आप भूल जाते हैं या उसको किनारे लगाकर अपनी सियासी गोटियां फिट करना और किसी भी ढंग से कहीं किसी भी हाल में आप सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। और न सिर्फ भारत में, दुनिया के कई देशों में ये सब हम लोगों ने देखा है। और हम लोगों ने हिटलर को भी देखा है, हिटलर के राज को भी देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर रहा हूँ मैं, उस ज़माने को भी देखा है। और इसी वक्त इसी दौर में हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी देख रहे हैं। हम इजराइल के मुख्य प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी, बेंजामिन नेतन्याहू को भी देख रहे हैं। तो ऐसे कई हैं जिनका उदाहरण आज के दौर में दिया जा सकता है। और वही हाल हम पिछले 11 साल से हिंदुस्तान में देख रहे हैं। कुछ भी बदला नहीं है। बदला सिर्फ ये है कि आप एथिक्स को किनारे रखकर, अपने शर्मो हया को किनारे रखकर, और सिर्फ जो आप कह रहे थे सुनील शुक्ला जी और हेमंत जी, कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप किसी भी रूप में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे भी राज्यपाल महोदय बुलाकर ओथ दिलवा देते हैं। ये भी हमने देखा है। तो बहुत कुछ देखा है और क्या क्या देखना बाकी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सत्ता से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो जिंदा रहे, जिसमें तमाम वर्ग को एक साथ रखने की व्यवस्था है। और इसी में जब संविधान की बात आती है तो प्रस्तावना के कुछ शब्द जो हैं वो परेशान करते हैं। इन सब पे चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कह रहे हैं, क्या प्रशांत जी? हिटलर की बहुत दर्दनाक विदाई भी देखी है। हाँ, ये भी देखी है। जिस हिटलर ने खुद को गोली मार ली बंकर में 24 घंटे, और उसमें 12 घंटे पहले अपनी प्रेमिका से हिटलर शादी करता है और प्रेमिका के साथ वो खुद को और अपनी प्रेमिका दोनों को की जान चली जाती, यानी दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। ये भी देखा है, इसी दुनिया ने देखी है। तो बहुत कुछ हमने देखा है। इतिहास गवाह है। आप इतिहास के पन्नों को भले फाड़ के, तोड़ के, मरोड़ के कुछ भी कर दीजिए, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है। मीडिएबल हिस्ट्री आप मत पढ़ाइए, मुगल काल को आप किनारे रख दीजिए, लेकिन फिर भी इतिहास तो गवाह है। आप ताजमहल को नहीं भूल सकते। इतिहास की किताबों के पन्ना फाड़ने से इतिहास नहीं खत्म होता। जी बिल्कुल, वही कह रहा हूं सुनील जी, कि ताजमहल को आप एक गवाह, एक साक्ष्य के रूप में आप देख सकते हैं। आप लाल किले को भी देख सकते हैं और हिंदुस्तान की अलग अलग जो विरासत है उसको आप देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है। पन्ने फाड़ दीजिए, इतिहास को बदल नहीं सकते। और हल्दी घाटी से लेकर पानीपत तक सब कुछ आपको याद, तमाम बैटल जो हैं, तमाम युद्ध भी याद आएंगे। तो सब कुछ है। इस हिंदुस्तान ने सब कुछ देखा है, झेला है, और अंग्रेजों के शासन को भी देखा है, झेला है, और फिर उसके बाद सत्ता पर भारत के जो मूल नागरिक हैं, हम और आप जैसे लोग काबिज हुए। तो इन सबको देखा है हमने। तो देखेंगे आने वाला वक्त, और उसके गवाह हम और आप सब साथी रहेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम के तुरंत बाद दोस्तों एक अपील जरूर, अभी आप देख रहे थे नीचे, अभिषेक मनु सिंघवी देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक, हर 15 दिन हमारे साथ जुड़ते हैं और उनके साथ हम ताज़ा तरीन मसलों पे कानूनी और सियासी पक्ष, एक ऐसा इंसान जो कानून को भी, कानूनविद भी है और सियासतदान भी है, तो और उनसे ये तमाम मसलों पे हम चर्चा करते हैं। वक्फ कानून पर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, याचिकाओं पे दलील पेश की है, उस पर आखिर फैसला कब आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर संविधान के साथ छेड़छाड़ क्यों करना चाहती है बीजेपी। सवाल ये भी है कि आखिर बिहार में जो चल रहा है उसके पीछे सियासत क्या है और कानूनी पहलू क्या है। ईरान और इजराइल का भारत का के साथ क्या संबंध है। सब कुछ, सारे सवालों का जवाब आप देखेंगे इस कार्यक्रम के ठीक बाद अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इंटरव्यू में। लेकिन इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु उपाध्याय जी, और हमारे साथी शाकिब, फराज शाकिब साहब, वो भी जुड़े थे। आप सबका, पांचों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।